हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 29 फरवरी 2024। अब देखिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए अब किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरीके का डीमोटिवेशन ये नहीं आना चाहिए। बस अपना गोल को ध्यान रखो। क्यों शुरू किया था? Why did you start preparing for UPSC? बस जब आपका ये विजन क्लियर होगा, गोल क्लियर होगा, मुझे यकीन है फिर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई भी डिमोटिवेशन नहीं होगा। बस लगे रहो। इसीलिए यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। ट्राई करते रहो। जो बच्चे इस टाइम पे टेस्ट देना स्टार्ट किया होगा उन्होंने, और उनको लग रहा होगा कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। बस ट्राई करते रहो, टेस्ट दो, फिर एनालाइज करो। एनालाइज करो। और मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ जो मैंने भी अप्लाई करी थी। मेरा भी स्टार्टिंग में एक प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने मेहनत करी और ये ट्रिक अप्लाई करी, और ये कोई ऐसी वैसी ट्रिक नहीं है, बस ये मेहनत वाली ट्रिक है। तो अगर आपको ठीक लगे आप जरूर अप्लाई करना। जैसे मान लो कोई भी आप टेस्ट लगा रहे हो, सपोज करो विजन का टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, अब लगा लिया, फिर उसके बाद क्या आपने आंसर्स चेक करे, अपना स्कोर निकाला। स्कोर से डीमोटिवेट नहीं होना है, स्कोर से बस सीखना है। हमें ये देखना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि हमें डे बाय डे क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो आपने जब स्कोर कैलकुलेट किया, आपने देखा कि कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, कौन से क्वेश्चंस सही हैं। प्लस जो भी क्वेश्चंस में आपने गैस लगाया है, तो हो सकता है 3 स्टेटमेंट दिए गए हों और एक स्टेटमेंट ही आता हो, बाकी 2 स्टेटमेंट नहीं आते और इस कारण आपका ठीक हो गया हो। तो इसको आप वैसे ठीक ना मान के आप इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ लो सॉल्यूशन से। प्लस एक काम एक्स्ट्रा और कर लेना, प्लीज मेरी मान के जरूर कर लेना। वैसे तो ज्यादा भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई एक भी पर्सन देख रहा है और उसकी हेल्प हो रही है तो मैं सच्ची में ऑब्लाइज्ड हूँ। तो अपने नोट्स तैयार करते जाना। जैसे विजन का टेस्ट नंबर 1 लगाया, मान लो उसमें से कुछ ऐसी चीजें लगी आपको कि मैं भूल रहा हूं या याद नहीं आ रही है। ऐसा नहीं सोचना कि बुक में थी, बुक में होगी, लेकिन ये अपने लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स बनाना, और मेरा विश्वास मानो ये जो टेस्ट से बनाए हुए नोट्स होंगे ना, बहुत बहुत काम आने वाले हैं आपके। तो यहाँ से जब आप नोट्स बना लोगे, मान लो 10 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं आए, या ये 2 स्टेटमेंट के बारे में भी शॉर्ट में लिख दिया आपने, 2 पेज रेडी हो गए आपके इस टेस्ट से। बाद में जब रिवाइज करोगे ना, जैसे आपका मई मंथ आ जाएगा, बिलीव मी आपकी प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल होगी। नंबर ऑफ टेस्ट मैटर नहीं करते, बस आइडियल ये है कि प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस आप 50 टेस्ट से भी कर सकते हो, 100 टेस्ट से भी कर सकते हो। कोई फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होता है यहाँ पे, बस आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना है। जब आपको लगे फाइनली अप्रैल के एंड में आते आते कि मैं फुल लेंथ टेस्ट में बढ़िया कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है, और ये नोट्स आपके बार बार रिवाइज हो रहे हैं और गलतियां अब वैसी वाली नहीं रह गई हैं, तो बिलीव मी आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होगा और आप अपना परफॉर्मेंस प्रीलिम्स में देखने लायक होगा। तो बिना देरी करे अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने इससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो कि हेल्प करेगी आर्टिकल को समझने में। देखिए, मान लीजिए एक कोई बुक है, ठीक है, इस बुक को हम डीएनए मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? इस बुक के
वॉल्यूम्स होंगे, जैसे होता है ना वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, तो इसको ऐसा मान लो क्रोमोसोम्स है ये, ठीक है। अब ये आपके वॉल्यूम हो गए क्रोमोसोम्स, बुक हो गई आपकी डीएनए। और जो ये सेंटेंसेस हैं ये आपके क्या बनेंगे, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और जो अल्फाबेट्स हैं ये क्या होंगे आपके न्यूक्लियोटाइड्स। ये तो पेयर हो गया, स्टेटमेंट जो हो गए आपके, ठीक है। और जो अल्फाबेट्स हैं जैसे अपन ABCD पढ़ते हैं ना, ऐसे ही इसमें क्या होगा ATCG। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनाइन, थाइमाइन, और C से क्या है साइटोसाइन, और G से क्या है ग्वानाइन। तो ये क्या हो गए आपके अल्फाबेट्स हो गए। अब इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, A को T से और C को G से, तो ये क्या बन जाता है आपका जो डीएनए है। डीएनए जैसे डबल हेलिक्सिकल होता है, हेलिक्स, और लेडर की तरह होता है। तो ये जो पैर बनते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। हमेशा याद रखना, A T के संग बनाएगा और C G के संग बनाएगा। अब इनका जो सीक्वेंस है ना, वो हर एक इंसान में अलग होगा। बस ये बेसिक चीज याद रखनी है आपको। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, स्टेटमेंट्स क्या मान लो, अल्फाबेट्स मान लो, है ना। और जो आपका ये पेज है, सिंगल पेज या सिंगल चैप्टर, उसको हम मान लेते हैं जीन्स, ठीक है। और एक लाइब्रेरी मान लो, लाइब्रेरी में ये जो बुक्स हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ बुक्स, इसी को हम क्या कहेंगे, जीनोम। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी होती है। अब ये बुक के तरह ऐसे मान लो, ये आपका क्या हो गया डीएनए, ठीक है। तो इसमें जैसे ATCG ये अरेंज्ड होंगे, तो हर एक बुक में एक अलग ही चीज़ होगी। मान लो एक बुक है आपकी आईज के लिए, दूसरी बुक है आपके हेयर के लिए। तो इसमें जो भी आपके डीएनए अरेंज्ड होंगे, ठीक है, वो ही आपका क्या हो जाएगा, जीनोम। समझ में आ रहा है। इतना अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें 10,000 हेल्दी जीनोम्स को सीक्वेंस किया जाएगा, यानी कि उनका सीक्वेंस देखा जाएगा अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग रीजन से, जो कि 99 डिफरेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे क्या आप पता लगाना चाहते हो, इससे पता लगाना चाहते हैं हम एक डेटाबेस बनाएंगे और हिंदुस्तान में या इंडिया में कैसा जीनोम सीक्वेंस है, ठीक है, उसका हम डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब इसके क्या प्रोज हैं, कौन सा, ये भी हम अच्छे से इस आर्टिकल में समझेंगे। पहले हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से और जान लेते हैं। किसने इनिशिएट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। जैसे कि मैंने बताया 10,000 लोगों का सैंपल लिया गया है और उसको सीक्वेंस किया गया है, ठीक है। और इसमें मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी इंडियंस हैं अलग अलग तरीके से उनके जो भी जीन्स हैं उनको एक डेटाबेस में लाओ, जिससे उनकी बीमारियां हैं, है ना, कुछ भी उनको प्रॉब्लम आती है उसको डायग्नोस अच्छे से कर पाएँ, उसकी जो भी दवाइयां हैं, मेडिसिन्स हैं, वो क्या हो, टारगेटेड हो। समझ में आ रहा है। तो और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, 20 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में। और इसको लीड कौन कर रहा है, द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख लो एक बारी, ये न्यूज़पेपर में निकला था
कि एम क्या है, डेवलपिंग थेरेपीज फॉर डिजीजेस सच एज कैंसर एंड अदर रेयर वंस. 22 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा, इसको इनिशिएट किया है. प्रेडिक्टिव डायग्नोसिस एंड प्रिसीजन मेडिसिन, जैसे मैंने अभी बताया कि डायग्नोस किया जाए और दवाइयाँ बहुत ही टारगेटेड हों, ज़बरदस्ती का एक्सपेरिमेंट ना हो. और 10,000 इंडिविजुअल्स को इसमें सिलेक्ट किया गया था. जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, मैंने शुरू में बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया था. अब इसको सीक्वेंसिंग को समझ लेते हैं. जो भी ऑर्डर होता है आपके न्यूक्लियोटाइड्स का, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन का, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, उसी को क्या कहेंगे हम, जीनोम सीक्वेंसिंग. सपोज कर लो एक कोई लड़की है माया, उसका जीनोम सीक्वेंस होना है, तो उसकी आंखों में जो भी डीएनए का सीक्वेंस होगा फॉर आईज, उसके डेटाबेस में यहाँ स्टोर हो जाएगा. उसके हेयर, उसकी जो भी बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, उसमें जो भी डीएनए की सीक्वेंसिंग है सब एक जगह स्टोर हो जाएगी. तो ये क्या हो गया रेडी, माया का जीनोम सीक्वेंसिंग रेडी हो गया. अब इससे होगा क्या, इससे देखो आप जेनेटिक कोड पढ़ ले रहे हो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल का. अगर आपको पता चल जाए कि माया की एक आंख में आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि डीएनए तो सब कुछ बता देता है, तो आप पहले से ही मेडिसिन दोगे, या मान लो अभी ही उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम है तो आप टारगेटेड मेडिसिन कर पाओगे. ठीक है, कि अगर हमें इसके डीएनए के जो ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, जैसे ए टी जी सी टी ए सी जी ऐसे करके मान लीजिए चेन है, इधर पे कोई प्रॉब्लम है जो बता रहा है कि डीएनए में इसकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या करेंगे, इस जगह ही मेडिसिन को दे पाएंगे, या फिर आगे जाके अगर टेक्नोलॉजी और इन्हेंस होगी तो जैसे CRISPR-Cas9 क्या करता है, CRISPR-Cas9 इसको यहाँ से काट देगा और जो सही ऑर्डर है, यानी कि उसकी आँख ठीक करने के लिए जो भी यहाँ पे लगेगा, मान लो ATCG सही ऑर्डर होगा, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देगा. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. तो एप्लीकेशन समझ ली, मेडिसिन, एग्रीकल्चरल, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस. अब हम चलते हैं आगे कि इसके आउटकम्स क्या होंगे. आउटकम्स की बात करोगे तो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा. बहुत सारे इंडियन पॉपुलेशन में ऐसा होता है कि मतलब एक ही इंट्रा कास्ट मैरिज हो जाती है, मतलब विद इन फैमिली मेम्बर्स, जिसको हम पैरेलल मैरिज कहते हैं या फिर क्रॉस मैरिज कहते हैं. ठीक है, और भी एंडोगेमी होती है, मतलब विद इन कास्ट, विद इन कम्युनिटी मैरिज होना. ठीक है, तो इनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उनके बारे में भी पता चलेगा. और जैसे मैंने बताया डिजीज़ कॉजिंग म्यूटेशन किस चीज़ से हो रहा है वो भी पता चलेगा. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था इंडियन मेडिकल साइंस के लिए, और इससे हमारी जो मेडिसिन है, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, वो इम्प्रूव होंगी. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है स्ट्रैटोस्फेरिक एरोजोल इंटरवेंशन. इसमें क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, और क्या ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ओशियन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आइलैंड्स हैं वो डूब रहे हैं, और भी बहुत सारी जो कैटास्ट्रोफिक आपके इवेंट्स हैं वो भी टेक प्लेस कर रहे हैं.
तो इसके जो ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, बहुत बड़ा कारण है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का। तो जो स्ट्रैटोस्ट्रॉफिक एरोजोल इंटरवेंशन है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी या फिर एक ऐसे तरीके का मेथड है जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, और अर्थ के टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल डाउन कर सकते हैं। तो ये क्या है आपकी स्ट्रैटोस्फेरिक एरोजोल इंटरवेंशन। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्ट्रैटोस्फीयर में कुछ सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कुछ पार्टिकल्स रिलीज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? देखो, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना आपके, या फिर इनको एरोजोल्स बोल लो, इनमें ना रिफ्लेक्शन की एक बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे मिरर मान लो, मिरर पे अगर धूप पड़े, धूप क्या करेगी, वापस चली जाएगी। तो बस ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये एक तरीके का मिरर की तरह काम करेंगे। इनको जगह जगह जब रिलीज कर दिया जाएगा अर्थ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पे, देखो ये जब आपके एरोजोल्स या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सब पार्टिकल्स ऐसे से जम जाएंगे, तो सन की जो धूप है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ही है आपका मेथड। इसको हम स्ट्रैटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन भी कहते हैं। इसको जियो इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंजीनियरिंग है, अप्रोच है ये, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम ठीक कर पाएँ। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। टाइनी रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स को ऊपर स्प्रे कर दिया जाएगा स्ट्रैटोस्फीयर में, जिससे आपका जो प्लैनेट है वो कूल डाउन हो सके, जो सनलाइट है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो सके, कहाँ पे, स्पेस में। मेथड भी मैंने बता दिया कि स्प्रेइंग रिफ्लेक्टिव पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, या फाइनली पाउडर्ड सॉल्ट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। पर्पस भी आपको पता चल गया है ना। अब हम जान लेते हैं कि एरोजोल्स ये होते क्या हैं। एरोजोल टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, ये भी एक तरीके के क्या हैं, एरोजोल्स हैं, जो कि एयर में, हवा में और गैस में क्या है, सस्पेंड रहते हैं। इन्हीं को हम एरोजोल्स कहते हैं। ये नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे फॉग, वॉल्केनिक इरप्शन से जो भी गैसेस निकल रही हैं, और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। जैसे जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसमें जो स्मोक में पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक तरीके के एरोजोल्स होते हैं। एरोजोल्स आपका ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ग्लोबल वाटर साइकिल में। तो ये था आर्टिकल हमारा स्ट्रैटोस्फेरिक एरोजोल इंटरवेंशन से। यूपीएससी ने ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, तो इसीलिए ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे आपको पता रहे ये स्ट्रैटेजी क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्यों हो रहा है। तो ये था हमारा आर्टिकल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है स्टेडफास्ट डिफेंडर। नेटो ने एक बहुत ही बड़ी यानी कि लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है यूरोप में, जिसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें लैंड, एयर, सी, साइबर, स्पेस ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं। ये क्यों हो रही है? सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए अमंग दी नेटो मेंबर्स। याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जो कि नेटो कंडक्ट करता है कोल्ड वॉर के बाद। और इससे पहले जैसे स्टेडफास्ट डिफेंडर है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ऐसे ही एक सिमिलर स्केल की जो एक्सरसाइज थी उसका क्या नाम था? रिफोर्जर 88। अगर पूछ लिया जाए ना स्टेडफास्ट डिफेंडर 24 या रिफोर्जर 88 ये क्या है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है कंडक्टेड बाय नेटो।
तो ये क्या एम करता है, जिससे वो बता पाए कि हम भैया जितने भी नेटो मेंबर्स हैं हम साथ साथ हैं, ठीक है। कलेक्टिव मिलिट्री माइट एंड कमिटमेंट, कि हम एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे क्या किया है, हमला किया था, वॉर इन्वेजन किया था। तो उसके संदर्भ में इस एक्सरसाइज को फेज मैनर में कंडक्ट किया गया है। पहला पार्ट क्या कहेगा, पहला पार्ट अटलांटिक से ऊपर, अटलांटिक से यहाँ से ऊपर आर्कटिक के पूरे रीजन को सिक्योर करने की बात करेगा। दूसरा पार्ट क्या करेगा कि जो आपका यूरोप है, फ्रॉम हाई नॉर्थ टू सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब 1991 के बाद आपका सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो वाली कंट्रीज हैं यहाँ पे, लिथुआनिया, लातविया, है ना। तो ये कंट्रीज को भी इंक्लूड करेगा, क्योंकि ये कंट्रीज भी आपकी नेटो की मेंबर है। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रशिया जो है वो इन्वेड कर चुका है यूक्रेन को। और एक और इम्पोर्टेंस है, एक कालिनिनग्रेड, ये सिचुएटेड है आपका ईयू और नेटो मेंबर्स यानी कि लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में। और ये हेडक्वार्टर क्या है, मतलब ये हेडक्वार्टर है रशिया के बाल्टिक सी फ्लीट का। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, 31 नेटो अलाइज मेंबर्स हैं, करीब करीब 90,000 से ज़्यादा जो ट्रूप्स हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुछ स्पेशल इन्वाइटी कंट्रीज़ हैं, जैसे स्वीडन भी पार्टिसिपेट करेगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टेडफास्ट डिफेंडर। नेक्स्ट आर्टिकल है बनिहाल संगलदन रेलवे। ये बहुत बड़ी लाइन अभी पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट करी है। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। इसका एम क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है बारामुल्ला इन नॉर्थ कश्मीर टू उधमपुर इन जम्मू। इसमें बहुत सारे टनल्स, ब्रिजेस, एस्केप टनल्स फॉर पैसेंजर सेफ्टी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसका बेनिफिट क्या है, लैंडस्लाइड्स की वजह से ना काफ़ी सारे नेशनल हाईवेज क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये जो आपका रूट है ये एक ऑप्शन की तरह काम करेगा जब नेशनल हाईवे 44 क्लोज हो जाएगा ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। प्लस ये प्रमोट करेगा कि टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि ये श्रीनगर और जम्मू को बहुत इजीली कनेक्ट कर रहा है और टाइम जो ट्रैवल का जो टाइम है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो रहा है। और जो आपकी जम्मू वैली है ना, वो अभी तक पूरी तरीके से क्या है, इंडियन रेलवे से कनेक्ट नहीं है, कश्मीर भी और जम्मू भी। तो ये जो है आपका नेटवर्क का प्रोजेक्ट, ये मई एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो ये जम्मू बारामुल्ला रेलवे लाइन के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना कि कनेक्ट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है बारामुल्ला इन नॉर्थ कश्मीर टू उधमपुर। तो जम्मू बारामुल्ला रेलवे लाइन ये कनेक्ट करती है कश्मीर वैली को विद रेस्ट ऑफ द इंडिया। ये कौन मैनेज कर रहा है, द फिरोजपुर रेलवे डिवीजन। देखो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार देख लेना चाहिए हमारी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक जो ये है इंक्लूड करता है नॉर्दर्न जोन इंडियन रेलवे का, जहाँ पे वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे है, इस रूट पे है, और उसको क्या नाम दिया गया, चेनाब ब्रिज। कभी पूछ लें कौन सी रिवर पे है वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज, तो आपको पता होना चाहिए चेनाब। इसको 1996 में इनिशिएट किया गया था प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, और इसको नेशनल प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी गई थी 2002 में बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे आप रूट देख लो, ये बारामुल्ला है आपका, ये श्रीनगर है, ठीक है, ये बनिहाल है। तो ये आपका कौन सा रूट हो गया, ये रेलवे लिंक को ये लिंक कर रहे हैं, कटरा, उधमपुर, जम्मू, ठीक है। ये रेलवे ब्रिज आपका चेनाब ब्रिज,
तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।